हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हम सभी इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें हम सभी लूसेंट का जो थ्योरी लेक्चर है उसको मैंने आप लोगों के सामने वन लीनियर के फॉर्म में दे रखा है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में कुल कितने देश हैं? 191। मानव विकास सूचकांक में कुल कितने देश हैं? तो 191। निम्न मानव विकास वाले देश का सूचकांक कितना होगा? 0 से 0.550। जो निम्न मानव विकास वाले देश होंगे उनका सूचकांक 0 से 0.550 से कम होगा। मध्यम मानव विकास वाले देश का सूचकांक 0.550 से 0.700 से कम। उच्च मानव विकास वाले देश का सूचकांक 0.700 से 0.800 से कम। बहुत उच्च मानव विकास वाले देश का सूचकांक 0.800 से 1 तक होगा। याद कैसे करना है? तो सबसे निम्न से स्टार्ट करना है। निम्न मानव विकास वाले 0 से 0.550 से कम होना चाहिए, 0.550 से कम। मध्यम में 0.550 से 0.700 से कम। उच्च में 0.700 से 0.800 से कम। बहुत उच्च में 0.800 से 1 तक। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है? तो उनका आधार फर्स्ट जो है वो है मानव विकास सूचकांक, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी निर्देशांक। जो यूएनडीपी है उसका जो मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है उसमें देशों की तुलना की जाती है। तो वो किन के बेसिस पे किया जाता है, उनका आधार क्या होता है? तो फर्स्ट होता है वो लोग मानव विकास सूचकांक को देखते हैं, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स को देखते हैं और बहुआयामी गरीबी निर्देशांक को देखते हैं। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में किन गतिविधियों को समाहित किया गया है? जो जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स है उनमें किन किन गतिविधियों को समाहित किया गया है? तो सबसे फर्स्ट है मातृत्व मृत्यु दर, किशोर मृत्यु दर, महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक गतिविधियां। किन गतिविधियों को देखा गया? तो मातृत्व मृत्यु दर को, किशोर मृत्यु दर को, महिला सशक्तिकरण को और आर्थिक गतिविधियों को देखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का निकाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने कब विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन शुरू किया? तो 2012 से। जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन होता है कब से हो रहा है? तो 2012 से हो रहा है। खुशहाली की माप कौन सी 6 कारक पर होती है? तो फर्स्ट, प्रति व्यक्ति जीडीपी देखा जाता है, सामाजिक सहयोग देखा जाता है, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा देखा जाता है, उदारता देखा जाता है, भ्रष्टाचार का बोध और जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता को देखा जाता है। खुशहाली की अगर माप करना है तो उसके लिए 6 कारक पर ध्यान देना होगा। पहला, प्रति व्यक्ति जीडीपी पे, सामाजिक सहयोग पे, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा पे, उदारता पे और भ्रष्टाचार का बोध और जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता को देखा जाएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में कितने देशों को शामिल किया गया? तो 149, 149 देशों को विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में शामिल किया गया। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किसके द्वारा और कब जारी की गई? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2018 में वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी किया गया। किसके द्वारा? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा। और कब किया गया? 2018 में। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में कितने देश शामिल थे? तो 146 देश शामिल थे, जिनमें भारत को 135वां स्थान मिला था। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में कितने देश शामिल थे? तो 146। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक का रेंज क्या है? कहाँ से कहाँ तक इसका रेंज आता है? तो 0 से 1 होना चाहिए। 0 से 1, जहाँ 0 का मतलब हुआ पूर्ण लैंगिक असमानता, वहीं 1 का मतलब है पूर्ण लैंगिक समानता। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक का रेंज क्या है? तो 0 से 1 तक। 0 का मतलब पूर्ण लैंगिक असमानता और 1 का मतलब हुआ पूर्ण लैंगिक समानता।
वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक कौन से 4 क्षेत्र में लैंगिक अंतराल का परीक्षण करता है? तो फर्स्ट, आर्थिक भागीदारी व अवसर पे। दूसरा, शैक्षणिक उपलब्धियां। तीसरा, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता। और फोर्थ, राजनीतिक सशक्तिकरण। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक कौन से 4 क्षेत्र में लैंगिक अंतराल का परीक्षण करता है? तो आर्थिक भागीदारी व अवसर, शैक्षणिक उपलब्धियां, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने और कब किया? तो 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने और कब किया? तो 1867 या 68 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। नौरोजी के अनुसार 1868 में प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो 20 रुपीज़, 20 रुपया था। नौरोजी के अनुसार 1868 में प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो 20 रुपया था। वहीं एफ सिर्रास ने 1911 में प्रति व्यक्ति आय कितना बताया? तो 49 रुपया। एफ सिर्रास के द्वारा 1911 में प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो 49। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? पीसी महालनोबिस। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? तो पीसी महालनोबिस थे। राष्ट्रीय आय समिति के 1949 में अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो आर गॉडगिल और VKRV राव। अन्य सदस्य कौन थे 1949 में? तो आर गॉडगिल और VKRV राव। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े किस वित्तीय वर्ष पर आधारित होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष किस पर आधारित है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। राष्ट्रीय आय के आकलन व प्रकाशन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय आय के आकलन व प्रकाशन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और इसको प्रकाशन करने में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मदद कौन करता है? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मदद करता है राष्ट्रीय आय के प्रकाशन में। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो साइमन कुजनेट्स को। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? साइमन कुजनेट्स को। राष्ट्रीय आय की लागत की गणना किस पर की जा सकती है? तो साधन लागत या बाजार लागत पर आप राष्ट्रीय आय की लागत की गणना कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय की लागत की गणना किस पर की जा सकती है? तो साधन लागत या बाजार लागत पर। किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को क्या कहते हैं? साधन लागत। साधन लागत क्या है? तो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में जो आप उपभोग किए या प्रयुक्त जो उत्पादक कारक है उनके संपूर्ण मूल्य को ही साधन लागत कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग विविध देखते हैं। तो हम लोग संसद और मुख्यालय देख रहे थे, तो कुछ रिवीजन भी कर लीजिएगा और आज कुछ नए जो 5 है उनको याद कर लीजिएगा। तो पहले रिकॉल कर लीजिए। तो कनाडा जो था उनके संसद को क्या कहा जाता था? पार्लियामेंट। डेनमार्क का फॉलकैटिंग था। USA का क्या था? कांग्रेस। ऑस्ट्रेलिया का क्या था? पार्लियामेंट। और तुर्की का क्या था? तो ग्रैंड नेशनल असेंबली। मुख्यालय में देखे थे यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, राष्ट्रमंडल का लंदन, यूरोपीय संसद का लग्जमबर्ग, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का जेनेवा और यूरोपीय कॉमन मार्केट का जेनेवा। आज देख लेते हैं आज कौन सा 5 है। तो अफगानिस्तान के संसद को कहा जाता है सोरा। अफगानिस्तान का संसद सोरा। मलेशिया का दीवान निगारा। मलेशिया का संसद दीवान निगारा। आयरलैंड का डेल आयरन। आयरलैंड का डेल आयरन। बांग्लादेश का जातीय संसद। बांग्लादेश का जातीय संसद। स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली। स्विट्जरलैंड के संसद का नाम क्या है? फेडरल असेंबली।
मुख्यालय देखिए अब, अरब लीग का मुख्यालय काहिरा, अरब लीग का मुख्यालय काहिरा। इंटरपोल का पेरिस, इंटरपोल का पेरिस। सार्क का काठमांडू, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। नाटो का ब्रुसेल्स, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। गेट का जेनेवा, गेट का मुख्यालय जेनेवा। रेड क्रॉस का जेनेवा, रेड क्रॉस का जेनेवा। इतना रिकॉल कीजिए आप। अफगानिस्तान का संसद सोरा, मलेशिया दीवान निगारा, आयरलैंड डेल आयरन, बांग्लादेश जातीय संसद, स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा, इंटरपोल का पेरिस, सार्क का काठमांडू, नाटो का ब्रुसेल्स, गेट का जेनेवा, रेड क्रॉस का जेनेवा। आप इन चीज़ों को रिकॉल करते रहिएगा, चीज़ें काफ़ी आसान आपके लिए होगी। आप एक इकोनॉमिक्स का सारा जो कंटेंट है वो इसी फॉर्म में आपको मिल जाएगा, सारा धीरे धीरे करके मिल जाएगा। आप देखिएगा सारा वीडियो और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा।